हेलो एवरीवन, मैं मनीष क्षेत्रपाल और मैं दीपक उस्लानी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। देखिए, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे थे कि सर ये जो बजट आया है इसको आसान भाषा में एक्सप्लेन कर दीजिए। तो हमने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो में मैं और मनीष जी पूरे बजट को एक्सप्लेन करेंगे और फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज छोड़ दीजिए, हम वहाँ भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो मनीष जी, थोड़ा ये बताइए कि ये बजट होता क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दीपक जी। बजट क्या है एक्चुअली, बड़ी सिंपल भाषा में समझें तो बजट एक स्टेटमेंट है जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है। फ्यूचर एस्टिमेशंस की जाती है इनकम की एंड एक्सपेंडिचर की, विच आर बेस्ड ऑन द प्रेजेंट एंड पास्ट डेटा, यानी अपने पिछले साल के आंकड़ों को स्टडी करते हुए हमारे कमिंग फाइनेंशियल ईयर में इनकम्स कितनी होंगी, कहां से होंगी, पैसा आएगा कहां से और जाएगा कहां, इसका जो बजट होता है, इसका जो स्टेटमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड बजट। अच्छा, कुछ लोग एक प्रश्न और करते हैं दीपक जी, बड़ी मजेदार, कि सर ये फैमिली बजट और गवर्नमेंट बजट एक ही होता है क्या? एक बहुत छोटा सा अंतर होता है। इंसान जो होता है, इंडिविजुअल्स, हम तो परिवार वाले लोग हैं, हम पहले कमाते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि इस पैसे का खर्चा यूटिलाइजेशन किया कैसे जाए। सरकार क्या करती है, पहले खर्चे सोचती है कि देश के विकास के लिए हमें कितने खर्चे करने हैं, उन खर्चों की भरपाई कैसे होगी, फिर वो की जाती है। ये होता है सिंपल सा बजट। हमारा इस साल का, यानी जैसे लिखा है मैंने, बजट 23-24 जो सेशन है, इसके हमारे बजट की कुल कीमत है 45.03 लाख करोड़ रुपीस, लगभग 45 लाख करोड़ का हमारा इस साल का ये बजट है। अब जैसे कि मैंने आपसे बोला कि पैसा आता कहां से है और जाता कहां है, उसके बारे में दीपक जी आपसे निवेदन है कि जरा लिख के समझा देंगे तो लोगों को ना इजी रहेगा समझने में। देखिए, मैं आपको पूरा बताऊं कि ये पैसा कहां से आएगा और कहां जाएगा। तो देखिए, पहले हम समझते हैं कि सरकार पैसा लगाएगी कहां, मतलब खर्चा कहां करेगी। एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो जो 100% एक्सपेंडिचर है उसमें से 4% जो अमाउंट है वो तो पेंशन में चला जाएगा, और सरकार ने जो लोन ले रखे हैं उस पर इंटरेस्ट में 20% पैसा चला जाएगा, डिफेंस पर 8% खर्चा होगा, सब्सिडीज पर 7% होगा, जो वित्त आयोग है उसको 9% दिया जाएगा, इसके अलावा 18% अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्लान पे 9% खर्चा होगा, स्टेट गवर्नमेंट के प्लान पर 17% खर्चा होगा और अदर्स पे 8%। इस तरीके से पूरा 100% अमाउंट खर्च होगा। और ये 100% अमाउंट आएगा कहां से, हम इसकी बात करते हैं। तो देखिए, इनकम टैक्स से 15% अमाउंट कलेक्ट हो जाएगा, जीएसटी से 17% अमाउंट कलेक्ट हो जाएगा और कॉर्पोरेट टैक्स से 15%। इसके अलावा अदर देन टैक्स रिसिप्ट, जो टैक्स के अलावा जो सरकार की रिसिप्ट है उससे 6%, कस्टम ड्यूटी से 4%, एक्साइज से 7%। लेकिन ये 100 तो नहीं हुआ, ये बोरोइंग है 36%। ये बोरोइंग का मतलब क्या है, ये आपको मनीष जी समझाएंगे कि ये बोरोइंग का मतलब क्या होगा। क्योंकि 100 रुपए अगर खर्च कर रहे हैं तो 100 रुपए आने भी तो चाहिए। यहां तक हम अगर देखें तो 64% की भरपाई तो हो गई, ये 36% क्या है ये मनीष जी आप समझाइए। ठीक है, यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे दीपक जी ने बताया कि सरकार को जो 1 रुपया खर्च करना था उसमें 100% की हमारे एक्सपेंसेस का जोन क्लियर हो गया, 64% पैसा तो हमें प्राप्त हो गया, हमें देश के अंदर से ही। जो कमी रह गई उस कमी को पूरा करने के लिए सरकार को डिफरेंट टाइप की बोरोइंग्स करनी पड़ती हैं। उस बोरोइंग्स को कहा जाता है फिस्कल डेफिसिट, हिंदी में कहते हैं राजकोषीय घाटा। और हमारा सरकार का जो हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर है मिसेस निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कल पार्लियामेंट में बताया था हमारा इस साल का जो फिस्कल डेफिसिट है ना, वो अप्रॉक्स जीडीपी का 6.4% रहने वाला है, लेकिन इसको कम करने का प्रयास करेंगे और 5.9% तक लाने का हमारा प्रयास है। तो 45 लाख करोड़ रुपए के जो खर्चे थे उसमें से 64% तो इनके द्वारा प्राप्त हो गया, जो कमी रह गई उसको बोरोइंग्स या फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। फिस्कल डेफिसिट की डेफिनेशन होती है, वो होती है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट्स।
खर्चे ज्यादा है, इनकम कम है, जो कमी रह गई वो बोरिंग्स है या फिजिकल डेफिसिट्स है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। हम इसको हटा देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। देखो दोस्तों, हर बजट में कुछ अच्छाइयां भी होती हैं तो कुछ कमियां भी होती हैं। तो दीपक जी क्यों ना डिस्कस कर लें कि क्या अच्छा है, क्या गलत है, या क्या बड़ी बातें हैं और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि भाई ये तो हो गई आमदनी, अठन्नी और खर्चा रुपया, है ना। अब आप मुझे बताइए, जो हमारा मध्यम वर्ग है जी, वो इनकम टैक्स स्लैब के बारे में बहुत रुचि रखता है कि हाँ। टैक्स मुझे कितना देना है। बिल्कुल सही बात तो है। आप ये एक्सप्लेन कर दीजिए कि इस बार मध्यम वर्ग पर भार बढ़ा है या घटा है। इनकम टैक्स स्लैब को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है और हम सबकी विशेष रुचि रहती है। हम साधारण मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं। हम डेली सुबह जानना चाहते हैं कि हमारी अल्टीमेटली क्या बेनिफिट्स या बचत होने वाली है। सोच तो ये रहे थे, उम्मीद तो हमारी ये थी कि जो सेक्शन 80C का जो हमारा एग्जम्पशन होता है, जिसमें हमें 1.5 लाख रुपए तक की लिमिट मिलती है इनकम में से माइनस करने की, शायद सरकार उसको बढ़ाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक नया कर का ढांचा बन गया, एक न्यू टैक्स रिजाइम बन गया। क्या बन गया वो कि अगर आपकी सालाना इनकम 7 लाख रुपए तक है, अप टू 7 लाख रुपीज एनुअली है, तो आपको टैक्स पे करना ही नहीं है। फिर सेक्शन 80C के असम्पशंस की बात छोड़ दीजिए। अगर आप भारत में रहते हैं और आपकी इनकम अप टू 7 लाख है, देयर इज नो नीड टू पे टैक्स ऑन दैट। यानी पहले जो लिमिट टैक्स एग्जम्प्टेड की 5 लाख थी ना, उसको बढ़ा दिया गया। तो दीपक जी मुझे लगता है कि राहत भरी खबर है। बिल्कुल। लेकिन एक चीज और जोड़ देता हूं, अगर आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा है तो टैक्स देना पड़ेगा। तो क्या जो ऊपर की इनकम है उस पर टैक्स किस प्रकार देंगे? तो उसका दीपक जी स्लैब होता है, पता ही है क्या। तो पहले ना 6 स्लैब थे। एक अच्छी बात है कि स्लैब को घटा के 5 कर दिया गया। साइड में लिख देता हूं अगर आपको समझ में आए तो। इस तरह का स्लैब है, 0 से कमाए 3 लाख तक तो नो नीड टू पे टैक्स ऑन दैट। 3 लाख से 6 लाख तक 5% देंगे। 6 लाख से 9 लाख तक हम 10% टैक्स देंगे। 9 लाख से 12 लाख तक हम 15% टैक्स देंगे। 12 लाख से 15 लाख तक हम 20% टैक्स देंगे। और उसके बाद 15 लाख से ऊपर हमारी जो इनकम होगी उस पर फ्लैट वी विल पे 30%। दैट इज द इनकम टैक्स स्लैब ऑफ द इंडिया। ये आपने पुराना स्लैब बताया है या नया वाला? ये नया वाला है सर। अच्छा जी, बिल्कुल। ये नए ढांचे के अनुसार है। ठीक है जी, आगे दीपक जी आप जरा कंटिन्यू करें प्लीज। देखिए, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने चाहूँ जो बजट से जुड़ी हुई है कि इस साल सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को 33% से बढ़ा दिया है। जो लगभग पिछली बार 7.5 लाख करोड़ था, उसे बढ़ाकर 10 लाख करोड़ कर दिया गया है। और ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ने से हमारा रोडवेज, रेल, और रेल पर 2.4 लाख करोड़ तो रेलवे के लिए एक्सपेंडिचर को रेलवे की मद में रखा गया है। और इससे फायदा ये होगा सबसे बड़ा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, एक प्रश्न, सस्ता भी होता है कुछ, महंगा भी होता है कुछ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। महंगा क्या क्या हुआ है पहले जरा पहले दर्द की बात सुन लें, फिर उसको बाहर लगा देंगे। बिल्कुल। तो देखिए, महंगा एक तो चांदी से बनी हुई वस्तुएं, अच्छा, सिगरेट आदि महंगी हो गई। ठीक है। और दूसरी बात, सरकार मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना चाहती है जी। इसलिए सरकार ने जो इम्पोर्टेड, जैसे इम्पोर्टेड खिलौने हैं, इम्पोर्टेड साइकिल है, और जो हमारे यहाँ चिमनी आती है उनको महंगा कर दिया गया है। अच्छा। जिससे कि भारत में जो बनने वाली चीजें हैं उन पर ज्यादा लोग खरीदारी करें उसकी। ठीक। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको कि महंगा कर दिया गया है। अब आप वो सस्ता वाला बता दीजिए कुछ। अब हम मरहम लगा देते हैं। जैसे कि दीपक जी ने बोला कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो भारत में बनने वाले फोन, मोबाइल फोन सस्ते होंगे, उसके पार्ट सस्ते होंगे, टेलीविजन सस्ता होगा, टेलीविजन के पार्ट सस्ते होंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, दीपक साहब एक बात बोल रही थी निर्मला जी कि हरित क्रांति लाएंगे, मतलब हम पेट्रोल और डीजल पर अपनी डिपेंडेंसी को क्यों ना कम करें। और इसके लिए जरूरी क्या है, लोग चलाएं वो वाले वाहन जो इलेक्ट्रॉनिकली यूज होते हैं। तो चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, अगर आप उन्हें परचेज करेंगे तो वो अब सस्ते होने वाले हैं। चलिए, ये तो बातें हो गई कुछ बड़ी बड़ी। अब आप ये मुझे बताइए कुछ अच्छाइयाँ, मैं बताऊंगा कमियां।
अच्छा, मतलब बैलेंस रखना हाँ, चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, पहले इसको साफ कर देते हैं, हाँ, फिर लिख के जरा समझा देंगे। पहली जो बात मुझे अच्छी लगी वो ये कि हमारे देश का रक्षा बजट इस साल बढ़ा दिया गया है लगभग 13% और कुल उसकी रकम हो गई है 5.94 लाख करोड़ रुपए। यानी भारत को विदेशियों से, बाहरी आक्रमण से और आंतरिक सुरक्षा हेतु अपने देश को मजबूत करने के लिए सरकार ने देश के रक्षा के बजट को बढ़ाया है। पहली बात तो ये अच्छी लगी। और मुझे एक कमी लगी क्या? कि सरकार ने जो LIC पॉलिसी जिसका कि प्रीमियम 5 लाख से अधिक है, अगर वो पॉलिसी मैच्योर होगी हाँ। तो उसकी मैच्योरिटी पर जो आपको अमाउंट मिलेगा अब वो टैक्सेबल है, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये मुझे एक बात खराब लगी। ठीक। दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं कि सेहत और स्वास्थ्य पे सरकार ने क्या किया है, बोला है कि 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे और भारत ने यानी सरकार ने बजट में इस साल लगभग 86,000 करोड़ रुपीस का प्रावधान किया है स्वास्थ्य पर, जो कि हमारे देश की GDP का लगभग 2% है। तो शिक्षा को सुधारने का प्रयास किया गया है। चलिए, ये तो अच्छा हुआ, लेकिन इसके अलावा देखिए जो आजकल हम बात करते हैं ई-कॉमर्स की, क्रिप्टो करेंसी की, डिजिटल करेंसी की, हाँ। हमने सोचा था कि शायद इस बार हमारी वित्त मंत्री इन पर कुछ स्पष्टीकरण देगी या कोई गाइडलाइन देगी या रूपरेखा प्रस्तुत करेंगी कम से कम, लेकिन इस बार बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक मेरे को कमी है। हाँ, चलिए बात करते हैं शिक्षा की। बिल्कुल, शिक्षा और युवाओं की बात कर लेते हैं। सरकार की इस साल जो शिक्षा का बजट है वो लगभग मैं बता दूं 1.12 लाख करोड़ रुपीस है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का हमारा शिक्षा के ऊपर बजट है। सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, आपने नाम सुना होगा, आप में से कई लोग उसको ज्वाइन भी कर रहे होंगे, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसका चौथा चरण 4.0 स्टार्ट होने वाला है। दीपक जी, अच्छा क्या लगा? अब जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे इसमें वो एडवांस होने वाले हैं। रोबोटिक्स, ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, ये जो आने वाले कल का जमाना है, जो हमारा युवा है वो इन चीजों को पढ़ेगा, जिससे उसकी स्किल्स डेवलप होंगी और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। देखिए ये तो आपने बात करी भविष्य की कि भविष्य में रोजगार के अवसर पैदा होंगे, लेकिन तत्काल बड़ी समस्या है इस समय हमारी बेरोजगारी दर 8.3% पर है, जो कि एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और इस चिंता को मिटाने के लिए हमने सोचा था शायद मनरेगा पर आवंटन बढ़ाया जाएगा, लेकिन मनरेगा पर कोई आवंटन नहीं बढ़ाया गया है, उस पर मतलब कोई खास वृद्धि नहीं की गई है। मजदूरों पर, BPL पर, इस पर कोई खास रोशनी नहीं डाली गई है इस बजट में। तो वर्तमान में जो हमारी बेरोजगारी दर है इसको कम करने पर कोई इसमें गाइडलाइन या कोई विजन दिखाई नहीं दिया मुझे खास। ठीक है, मुझे भी आपकी बात से एक बात याद आती है कि हम जो वर्ड्स यूज करते हैं, ग्रीन ट्रैक, ग्रीन एनर्जी या ग्रीन रोड, ये सारी बातें तब अच्छी लगती हैं जब इंसान का पेट भरा होता है या उसके पेट में रोटी होती है। तो वित्त मंत्री जी आपसे निवेदन है थोड़ा इन चीजों पे भी ध्यान दिया जाए। चलिए कुछ और बातें हम कर लेते हैं बजट के बारे में, इसको हटा देते हैं और नई चीजों को यहाँ पर लिख देते हैं। हाँ मनीष जी, कुछ किसानों के लिए बताइए, इस बजट में किसानों के लिए इतनी देश में हमारे अल्लाह होता रहता है कि भाई किसानों की हितैषी है सरकार, तो किसानों के लिए इस बजट में कोई प्रावधान है या बस छोड़ दिया गया? बिल्कुल बिल्कुल भाई, भारत तो किसानों का ही देश कहलाता है। गांधी जी भी ऐसा कहते थे कि भारत गांव में बसता है। तो यहाँ कुछ चीजें मैंने लिखी हैं। वर्तमान सरकार का ना जो फोकस है वो मोटे अनाज, मिलेट्स में ज्यादा है। तो सबसे पहले तो लोगों की प्लेट में मोटा अनाज शामिल हो, इसके लिए पहले तो नाम बदला गया, मोटे अनाज को कहा जाएगा श्री अन्न योजना, और सरकार इसमें प्रयास करेगी। बिल्कुल, ये सरकार नाम बदलने में वैसे भी माहिर है। नाम बदल के वही बॉस कुछ हो जाएगा, देखें क्या होता है, कुछ तरक्की हो जाए। हाँ बिल्कुल। कृषि ऋण, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हमारे किसान भाई हैं उनको ऋण मुश्किल से मिल पाता है। 11% की बढ़ोतरी की गई है और इस साल 20 लाख करोड़ रुपए का लोन किसानों में बांटे जाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा किसान सम्मान निधि 60,000 करोड़ रुपए की वार्षिक एक राशि उनके खाते में डाली गई है। मतलब हर साल 6,000 जो मिलते हैं ना वो यथावत मिलेंगे। लेकिन ये 6,000 को हमने सोचा था शायद 12,000 कर दिया जाए, इतनी महंगाई बढ़ गई है।
लेकिन इस पर कुछ नहीं हुआ। ये अमाउंट में तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन जब प्रति किसान बढ़ता है तो 500 रुपये महीना मात्र किसान के हाथ में आता है। और इस बजट में मुझे किसान की आय को दोगुना करने का जो सरकार का वादा है, उस पर कोई किसी प्रकार का गाइडलाइन दिखाई नहीं दी कि सरकार किसान की आय को दोगुना कैसे करेगी। तो वो एक कमी मुझे यहाँ पर दिखाई दी। चलिए, शायद मोटे अनाज से वो रिकवरी हो जाए प्रयास करके। इसके अलावा एक और अच्छी बात लगी, जैसे हमने समय समय पर इंडिया में हरित क्रांति देखी, श्वेत क्रांति देखी, एक और मीठी क्रांति है, मधुमक्खी पालन व्यवसाय को मीठी क्रांति का रूप दिया गया है। और लगभग 5 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करने का सरकार का प्रयास है। ये तो बेसिक बातें किसान भाइयों के लिए सरकार ने रखी है। आई होप समझ में आया होगा। दीपक जी, तो महिलाओं के लिए स्पेशली कुछ ट्रीटमेंट किए गए हैं क्या? हाँ, तो जरा नजर दिखा दीजिए। देखिए, महिलाओं के लिए हमारे बजट का 5% हिस्सा तो केवल महिलाओं के लिए ही। जैसे सन 2005-06 में आपने देखा होगा कि एक जेंडर बेस्ड डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है। अब उस डॉक्यूमेंट में वो स्कीम आती है जिनमें या तो 100% महिलाओं के लिए आरक्षण होगा या फिर 33% आरक्षण वाली। तो इसमें महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए कई सारी स्कीम्स हैं। जैसे अब हम बात करें कि हम मनरेगा की जो कंप्लीट जो अमाउंट है वो तो ज्यादा है, मनरेगा में केवल महिलाओं के लिए ही 25,000 करोड़ का इस मद में रखा गया है। और ग्रामीण आवास, आप जानते हैं ग्रामीण क्षेत्र में जो आवास दिए जाते हैं वो महिलाओं के नाम से ही दिए जाते हैं। तो 54,000 करोड़ उस मद में आवंटित किए गए हैं। आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य मिशन, इसमें लगभग 45,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। तो ये बहुत सारा महिला, इसके अलावा महिला सम्मान बचत पत्र है जिसमें 2 लाख तक 7.5% की दर से ब्याज मिलता है। तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा इस बार बजट में आवंटन किया गया, ऐसा मुझे लगता है। तो मित्रों, हम दोनों ने मिलकर प्रयास किया, एक शॉर्ट वीडियो हमने बनाई है और बजट को आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। आई होप कि आपको वीडियो समझ आई है। फिर भी अगर कोई डाउट हुआ तो कैसे सॉल्व होगा? आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी डाउट है वो लिख दीजिए और हम आपको उसका रिप्लाई जरूर देंगे। आपकी जो क्वेरी है उसे सॉल्व किया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।